नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस में ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग के बारे में। यानी आज हम इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से इस वीडियो में समझने वाले हैं। यानी आज की आपकी जो वीडियो है बहुत छोटी होने वाली है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, बस ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको इस चैप्टर में दिए गए सारा चीज़ समझ में आ जाएंगे। बस आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और इस वीडियो में जो जो बताया गया है उसको सही प्रकार से सुनेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो यानी कि प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? यानी कि उद्योग के बारे में। यानी कि उद्योग, कारखाना या फैक्ट्री। यानी कि इस चैप्टर में हम केवल कारखाना, फैक्ट्री, उद्योग यानी इन सब के बारे में ही पढ़ने और समझने वाले हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके भी फ्रेंड इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आप सभी जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या है, उद्योग के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो ये क्लास 10th के बच्चों के लिए भूगोल है। आज चैप्टर 6 है विनिर्माण उद्योग। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम जान लेते हैं कि विनिर्माण उद्योग का अर्थ क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर एक समस्या होती है कि विनिर्माण का अर्थ क्या है। तो बहुत सारे बच्चों क्या है, उद्योग को समझ नहीं पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये उद्योग का मतलब ये होता है कि यानी उद्योग का मतलब होता है फैक्ट्री। यानी कि जब कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में बदलकर अधिक मात्रा में उत्पादन या किया जाता है या करना ही क्या है, विनिर्माण कहलाता है। यानी कि जैसे कि अब कच्चे पदार्थ को क्या है, मूल्यवान पदार्थ में अगर बदलकर अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो उसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं, यानी विनिर्माण कहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए चीनी है, यानी कि गन्ने से चीनी बनती है, या लकड़ी से पेपर बनते हैं। इसी प्रकार से लौह अयस्क से लोहा और इस्पात भी बनाया जाता है। यानी कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये जो चीनी है, तो चीनी कैसे बनती है? क्योंकि जब मार्केट में आप जाते हैं चीनी खरीदने के लिए दुकान पर, तो डायरेक्ट आपको जो चीनी है, चीनी तो डायरेक्ट उगती नहीं है, क्योंकि जो चीनी कहाँ से बनती है, गन्ने से बनती है। तो पहले गन्ने को उगाया जाता है, इसके बाद फिर क्या होता है कि गन्ने को फैक्ट्री में भेजी जाती है। तो फैक्ट्री में जाने के बाद फिर उसके बाद चीनी बनती है। फिर चीनी जब बनती है तो वो क्या है, मार्केट में जाती है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम वहाँ से खरीदते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि क्योंकि सीधे सीधे हम क्या है, गन्ने को यूज तो करते नहीं है, क्योंकि जब गन्ने से जब चीनी बन जाती है तब उसका यूज हम करते हैं। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसको एक दूसरी भाषा में भी आप समझ सकते हैं कि जैसे ये कह लीजिए कि मशीनों के द्वारा बड़ी मात्रा में जो कच्चे माल से जो अधिक मूल्यवान वस्तुओं में अगर परिवर्तन यानी वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। जैसे कि अगर ये गन्ना है, तो गन्ना ये बहुत सारे लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता, यानी कि ये मूल्यवान शायद ना हो, लेकिन जब गन्ने से क्या, जब चीनी बन जाता है तो उसकी वैल्यू यानी कि पहले से बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसी प्रकार से आपको ये समझ लेना चाहिए कि विनिर्माण का महत्व क्या है, यानी कि विनिर्माण से क्या महत्व है। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं कि विनिर्माण जो उद्योग क्या है, ये कृषि के आधुनिकीकरण में क्या मदद करते हैं। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो उद्योग है यानी फैक्ट्री है, अब इनके द्वारा क्या है कि जो कृषि में यूज होने वाले जो कृषि यंत्र हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये जो आते हैं ये फैक्ट्रियों से ही आते हैं। और जो नए नए किस्म के जो बीज होते हैं, कीटनाशक दवाएं होती हैं, ये सारे कहाँ से आते हैं? फैक्ट्रियों से ही आते हैं ना। तो इसलिए क्या है, विनिर्माण जो उद्योग है ये किसी के आधुनिकीकरण में भी क्या एक तरफ से मदद करता है। और सेकेंड क्या कर रहा है कि विनिर्माण जो उद्योग है ये रोजगार उपलब्ध करवाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फैक्ट्रियों में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको ये रोजगार उपलब्ध करवाता है फैक्ट्री। तो इसलिए क्या है, विनिर्माण का भी महत्व इसलिए हो जाता है क्योंकि ये रोजगार उपलब्ध करवाता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया कि क्षेत्रीय असमानताओं यानी कि विविधताओं को भी क्या कम करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में अगर वहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, ठीक है, अगर वहाँ पर भी क्या है फैक्ट्री लगा दी जाती है, इससे होता क्या है कि क्षेत्रीय विषमताओं को भी कम से कम दूर किया जा सकता है। और इसके साथ क्या होता है कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सहायक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में कोई भी सामान बन रहा है, या कपड़े बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, या तो उस वस्त्र को क्या किया जाता है कि किसी दूसरे देश में भेजा जाता है। यानी कि जीन्स अगर बन रही है या शर्ट बन रही है, तो इसको क्या है कि अगर दूसरे देश में भेजा जाता है तो उस देश की क्या है, मुद्रा को हम क्या प्राप्त करते हैं। इससे क्या है, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति क्या है, मजबूत होती है। ठीक है बच्चों।
तो अगर इससे होता क्या, अगला पॉइंट इसका क्या महत्व है कि बेरोजगारी एवं गरीबी को दूर करने में सहायक, यानी कि अगर किसी जो उद्योग होते हैं ये क्या करते हैं कि बेरोजगारी को दूर करने में इस सहायक होते हैं, क्योंकि इसमें लोगों को रोजगार जब मिलता है तो उनकी बेरोजगारी भी दूर हो जाती है। और अगर देखा जाए तो जब बेरोजगारी दूर हो जाएगी तो क्या है, जब उनको रोजगार मिल जाएगा तो उनकी गरीबी भी क्या है, दूर हो जाएगी। तो इसलिए ये पॉइंट हो जाएगा कि बेरोजगारी एवं गरीबी को भी दूर करने में ये सहायक है। और इसके साथ साथ क्या है कि देश के जो आर्थिक विकास में भी योगदान है। आप सभी जानते हैं भी किसी भी देश को अगर विकास अगर करना है, यानी कि देश विकास तभी कर सकता है जब वहाँ पर सारी फैक्ट्रियाँ, क्योंकि जब फैक्ट्रियाँ रहेंगी तो वहाँ पर बहुत सारे उत्पादन किए जाएंगे। जब उत्पादन होगा तो हम कुछ वस्तुओं को क्या है विदेशों में भेजेंगे, सप्लाई करेंगे, जिससे क्या है हमें कि हमारे आर्थिक विकास को मदद मिलेगी और हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति भी पहले से अच्छी हो जाएगी। फिर क्या करना आपको, निर्मित वस्तुओं का क्या निर्यात करना, यानी कि अगर हमारे देश में कोई भी वस्तु बन रहा है उसको हम क्या करते हैं कि दूसरे देशों में निर्यात करते हैं, यानी कि दूसरे देशों में भेजना निर्यात कहलाता है। अगर किसी वस्तु को अपने देश में मंगाना ये आयात कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी आप समझेंगे। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए कि ये बताइए कि कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे पे यानी एक दूसरे के पूरक हैं, तो आपको ये सिद्ध करने के लिए अगर ऐसे आ जाएगा तो आपको क्या लिखना होगा, यानी कि जैसे देख लीजिए कि कृषि और उद्योग ये क्या है, दोनों एक दूसरे पे क्या है, पूरक हैं। क्योंकि ये कृषि क्या है आधारित जो उद्योग होते हैं, आधारित उद्योगों ने क्या किया कि कृषि पैदावार की बढ़ोतरी को प्रोत्साहन किया है। यानी कि अगर देखा जाए कि जो सारे उद्योग होते हैं जो कृषि पर आधारित होते हैं, तो इससे क्या होता है कि उस पैदावार को क्या है कि बढ़ोतरी में क्या प्रोत्साहन मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर चीनी मिल कहीं लगी हुई है तो ये क्या है, उसके जो कच्चे माल के रूप में हम क्या गन्ने का यूज करते हैं, तो जिससे कि अगर चीनी मिल के द्वारा हमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या है गन्ने का उत्पादन करते हैं, तो इसी प्रकार क्या है गन्ने के उत्पादन को भी क्या है प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि यह क्या उद्योग क्या करता है कि कच्चे माल के लिए कृषि पर ही निर्भर है, क्योंकि जब तक उसको कच्चे माल के रूप में गन्ना अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ पर क्या है चीनी नहीं बन पाएगी। इसी प्रकार से क्या अगर सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया है तो वहाँ पर कच्चे माल के जो रूप में क्या कपास का यूज किया जाएगा, क्योंकि इस तरह भी क्या है कृषि को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो जो कृषि और उद्योग क्या है दोनों एक दूसरे के क्या पूरक हैं। और ठीक इस प्रकार से अगर देखा जाए कि इनके द्वारा क्या निर्मित उत्पाद, यानी कि जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीन, कृषि औजार आदि किसान की उत्पादक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। यानी कि अगर जब कृषि क्या निर्भर है, अगर हम कृषि में नए नए यंत्रों का यूज करते हैं, यानी कि मशीनरी या कृषि औजार करते हैं या कीटनाशक दवाओं का यूज करते हैं, और सिंचाई के लिए अगर पंप या उर्वरक का भी यूज करते हैं, तो ये कहाँ से आता है, ये फैक्ट्रियों से ही आता है। ठीक इसी प्रकार से क्या है कृषि और उद्योग क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि ये एक दूसरे में क्या है उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भी क्या है मदद करते हैं। क्योंकि ये इन उर्वरक के द्वारा अगर खेतों में अगर उर्वरक का यूज किया जाता है तो इससे क्या होता है कि उत्पादन क्षमता बढ़ती है। ठीक है, आगे देखिए। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि औद्योगिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हमें उत्पादन करना है किसी फैक्ट्री में तो किन किन की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है। जैसे कि अगर कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि अगर कच्चा माल उपलब्ध नहीं होगा तो किसी भी फैक्ट्री में क्या उत्पादन नहीं किया जा सकता है। और साथ साथ पूंजी, क्योंकि देखिए धन की भी ज़रूरत होती है, जब तक अगर धन नहीं होगा तो किसी भी फैक्ट्री में उत्पादन नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा के साधन, जिसको शक्ति के साधन के रूप में भी कर सकते हैं भाई। किसी फैक्ट्री को या मशीन को चलाने के लिए क्या शक्ति की यानी कि पावर की ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही साथ किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए सबसे जो ज़रूरी है कि श्रमिक की ज़रूरत होती है। श्रमिक की ज़रूरत होती है, लोग भी कैसे श्रमिक जो कुशल हो, यानी कि साथ ही साथ अगर फैक्ट्री में अगर माल बन भी रहे हैं तो सप्लाई करने के लिए मार्केट की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप फैक्ट्री लगा दीजिए लेकिन वहाँ पर मार्केट हो ही ना पास में, तो आपका माल बनाना सब बेकार हो जाएगा, कि आपका सारा वेस्ट चला जाएगा। इसलिए फैक्ट्री को या उद्योग को लगाने के लिए क्या वहाँ पर सबसे पहले क्या कच्चे माल की भी ज़रूरत होती है, कि कच्चा माल वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो सके। और पूंजी की भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, और ऊर्जा के साधन की भी ज़रूरत पड़ती है, और कुशल श्रमिक की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पर बात की जाए कुशल श्रमिक की, तो शायद कुशल श्रमिक यानी कि सस्ते भी होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप कोई सामान आप बनाएंगे उसमें, तो उसमें जितनी कम से कम लागत पड़ेगी तो उतनी क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सामान बनाने में
आपने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया तो ठीक उसी प्रकार से उस जो भी सामान वहाँ पर बनेगा उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कुशल श्रमिक भी उपलब्ध हो और भी सस्ते हो, और साथ ही साथ मार्केट भी होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा माल बन रहा है किसी फैक्ट्री में तो उसको सप्लाई करने के लिए मार्केट की भी ज़रूरत होती है। तो आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर आपको करना है कि उद्योग बाजार संबंध, यानी कि उद्योगों का बाजार से क्या संबंध है, यहाँ पर आपको ध्यान देना। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे जो भी चीज़ बताया जा रहा है या जो भी वीडियो अपलोड की जाए आपको एग्ज़ाम से संबंधित आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब कोई भी फैक्ट्री होती है तो उसमें कुछ निवेश करना पड़ता है, यानी कि जब कुछ निवेश आप करेंगे तो वहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। यानी कि फैक्ट्री में आपको कच्चा माल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। जब कच्चे माल का जब यूज करेंगे तो वहाँ पर क्या है क्या, यानी कि जब उत्पादन होगा, उत्पादन में क्या होगा, जैसे भूमि होगी, श्रम का यूज करेंगे, पूंजी का यूज करेंगे, या उद्यमी, यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी इनका होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो उत्पादन संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर फैक्ट्री आपको लगाना है, उद्योग लगाना है तो ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। और फैक्ट्रियों को चलाने के लिए श्रम यानी कि मजदूर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसमें अगर पैसा लगाना है, क्योंकि बिना पैसे के कोई फैक्ट्री या उत्पादन आप नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। उद्यमी यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सारे क्या उसके अंदर इतना साहस हो कि सारा सबको क्या मैनेजमेंट वो कर सके, ठीक है। और उसकी एक संरचना, एक ढांचा भी होना चाहिए कि किस तरह से फैक्ट्री को चलाना है। तो ये सब करने के बाद फिर वहाँ पर क्या होगा, फैक्ट्री में एक भाई परिवहन की यानी कि यातायात के साधन की ज़रूरत पड़ती है। यातायात के साधन की जब ज़रूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, क्योंकि कारखाने से सामान लाने और ले जाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। फिर जब कारखाना में जब माल बन जाता है प्यारे बच्चों, तो उस माल को क्या, तैयार माल को क्या होता है भाई, फिर परिवहन के द्वारा फिर कहाँ पर ले जाते हैं, मार्केट में ले जाते हैं। जब मार्केट में ले जाएंगे तो फिर जो बाज़ार से भी जो माल होता है फिर कहाँ पर जाता है, उसके बाद क्या है, फिर जो तैयार माल को आप मार्केट तक जब ले जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद फिर क्या पूंजी मिलेगी। फिर उस पूंजी को हम क्या करेंगे, फिर से फैक्ट्री में क्या या सामान बनाने में इन्वेस्ट कर देंगे हम। ठीक इसी प्रकार से ये सर्कल क्या है, ये चलता रहता है, ठीक है। तो इसको भी समझने की कोशिश करिए और वीडियो को एक या दो बार ज़रूर देख लीजिए, जिसमें सारी चीज़ जो बताई गई है उसको सही प्रकार से समझ सकें। तो अब आपको ध्यान देना है कि कभी कभी एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाए कि आप बताइए कि औद्योगिक प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है, या औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ साथ जो है नगरीकरण भी प्रारंभ होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि नगरों के विकास में उद्योग कहाँ तक जिम्मेदार हैं, ठीक है। या आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि नगरों के विकास में उद्योगों का महत्व या रोल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे कि नगर क्या करते हैं कि नगर उद्योगों को बाजार तथा अन्य सुविधाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रम, वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि जो नगर क्या होते हैं कि नगर उद्योगों को, जो नगर होते हैं ये क्या करते हैं कि उद्योगों यानी कि फैक्ट्रियों को क्या करते हैं कि भाई बाजार भी उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें अगर बैंकिंग हो गई, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, श्रम हो गया, वित्तीय सलाह भी सब सारे उपलब्ध करवाते हैं। कौन से नगर है, क्योंकि जब तक बैंकिंग नहीं रहेगा, बीमा नहीं रहेगा, परिवहन के साधन नहीं रहेंगे, अगर श्रम भी नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर क्या है, उद्योगों को सही प्रकार से नहीं चला जा सकता है। तो सारी सुविधाएं भी ज़रूरी है। और ठीक इसी प्रकार से होता है यहाँ पर क्या है कि औद्योगिकरण एवं नगरीकरण क्या साथ साथ चलते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जहाँ पर कोई फैक्ट्री अगर बनती है तो वहाँ पर उसके आसपास बहुत सारे क्या मकान बनने शुरू हो जाते हैं, या हम उसे कह सकते हैं कि नगरीकरण का भी विकास होता है। ठीक इसी प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर अगर कोई हॉस्पिटल बन रहा है या हॉस्पिटल खुल चुका है, अस्पताल, तो आप देखेंगे कि हॉस्पिटल के आसपास क्या है, बहुत सारे मेडिकल स्टोर या मेडिसिन की जो दुकान है वो खुलनी शुरू हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से जब फैक्ट्रियाँ खुलती हैं या फैक्ट्रियाँ लगती हैं तो उसके आसपास बहुत सारे नगरों का भी विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये औद्योगिकरण और नगरीकरण की जो प्रक्रिया है ये दोनों क्या एक साथ साथ चलती हैं। तो आगे हम फिर देखते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण, यानी कि जो उद्योग है यानी कि फैक्ट्री है, इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो अगर देखा जाए तो इनको क्या है, मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो प्रकार है आपका कौन सा है प्रकार, तो पहला जो प्रकार है आपका कि प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर, यानी कि हम उद्योगों का जो वर्गीकरण करते हैं तो उसमें क्या है, प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर। सेकेंड क्या है कि प्रमुख भूमिका के आधार पर है। थर्ड अगर देखेंगे तो पूंजी निवेश के आधार पर।
आप फोर्थ जब करेंगे कि स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है कि मालिकाना हक, यानी कि किसी भी फैक्ट्री के मालिक एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं या सरकार है, तो इसलिए यहाँ पर स्वामित्व के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं फिर, अब इसको डिटेल से। तो प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर हम देखते हैं कि अब क्या है, कौन कौन से उद्योग हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कच्चे माल के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण जब किया गया है, तो यहाँ पर पहले नंबर जो किया गया है कृषि पर, है ना, कि कृषि पर आधारित उद्योग। तो आपको यहाँ पर बताना कि कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं यानी फैक्ट्री है कि जो कृषि पर आधारित है। तो यहाँ पर पहला जो नाम आता है, यानी कि जो उद्योग है कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र लगाया गया, या चीनी मिल है। तो सूती वस्त्र में यानी जो कपड़ा अगर बनेगा तो वहाँ पर कच्चे माल के रूप में हम कपास का यूज करेंगे। तो कपास कहाँ से आएगा, ये कृषि के द्वारा ही नहीं तो उत्पादन किया जाएगा। अगर चीनी मिल लगी हुई है तो चीनी अगर बन रही है तो चीनी में अगर कच्चे माल के रूप में अगर हम यूज कर रहे हैं तो किसका यूज करेंगे, गन्ने का। और गन्ना कहाँ से आएगा, खेती के द्वारा आएगा। तो ये जो आपके है सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी है, चाय है, कॉफ़ी है, रबड़, तो ये सारे उद्योग कहाँ पर, ये कृषि पर आधारित उद्योग हैं। तो इसलिए इसको आप याद रखें, कभी कभी पेपर में पूछा जा सकता है कि कृषि पर आधारित किन्हीं दो उद्योगों के नाम लिखिए, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं कि खनिज पर आधारित जो उद्योग कौन कौन से हैं। भाई खनिज पर आधारित उद्योग कौन से, यानी जिनको खनन के द्वारा निकाला जाता है। तो जो खनिजों को क्या है कच्चे माल के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उन्हें खनिज पर आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे क्या हो गया, लोहा हो गया, इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, मशीन हो गया, औजार बनाने वाले कुछ सारे उद्योग हैं। तो इसको भी आप देखने की कोशिश करेंगे, है ना। जो खनिज आधारित उद्योग हैं कौन कौन से हैं, इसको भी आप ध्यान देंगे। तो इसको भी आप नोट करेंगे, कभी कभी 2 नंबर में आपसे या 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि खनिज पर आधारित जो उद्योग हैं उनके नाम बताइए। चलिए आगे देखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो आपका अगला प्रकार है कि प्रमुख भूमिका के आधार पर। तो प्रमुख भूमिका के आधार पर कौन कौन से इसके प्रकार हैं। तो ये आपके क्या आधारभूत उद्योग हैं। अब आधारभूत उद्योग क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो जो आधारभूत उद्योग का मतलब होता है कि जिनके उत्पादन को दूसरे उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी जिनके उत्पादन को क्या करते हैं, जिनके उत्पादन को दूसरे उद्योग क्या करते हैं, कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं। यानी कोई उत्पादन हो रहा है, अब उसको क्या है कि कोई दूसरा उद्योग क्या है कर रहे हैं, कच्चे माल के रूप में इसका यूज कर रहा है, ठीक है। या दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं कि ये ऐसे उद्योग हैं जिनके उत्पादन यानी कि कच्चे माल पर क्या करते हैं कि कोई दूसरा उद्योग निर्भर होता है। जैसे आप ये कह लीजिए, जैसे लोहा या इस्पात या तांबा या एल्यूमिनियम प्रकरण उद्योग, तो ये उद्योग क्या करते हैं, इन पे कोई दूसरा उद्योग निर्भर होता है, ठीक है। अब आगे क्या है कि उपभोक्ता उद्योग। अब उपभोक्ता उद्योग क्या होता है कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनका उपयोग सीधा क्या उपभोक्ता करता है, यानी कि उपभोक्ता का मतलब यूज करने वाला, यानी कुछ ऐसे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जो डायरेक्ट क्या है उपभोक्ता यूज करते हैं। जैसे आप दंत मंजन ले लीजिए, ठीक है, कागज़ ले लीजिए, पंखे ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, या सिलाई मशीन, यानी इसका जब उत्पादन होता है तो सीधे क्या उपभोक्ता के द्वारा यूज किया जाता है। अब आगे देखेंगे हम। तो कुछ ऐसे भी उद्योग हैं यानी कि पूंजी निवेश के आधार पर, यानी कि पैसा लगाने के आधार पर। भाई आपके पास अगर पैसा कम है तब छोटा उद्योग लगाएंगे, पैसा ज़्यादा मात्रा में है तो बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा पे क्या है आप उद्योग खोलेंगे। तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, लघु उद्योग, यानी कि छोटे पैमाने पे उद्योग, यानी इसमें कम पैसे की ज़रूरत होगी, कम रूम की ज़रूरत होगी, कम व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से ये आपके क्या है। तो इसमें अगर देखा जाए तो लघु उद्योग में क्या होता है कि यानी कि जिन उद्योगों में जो अधिकतम निवेश यानी कि इसमें कितना कम से कम है, निवेश कम से कम क्या 10 करोड़ तक किया गया हो, यानी कि कम से कम 10 करोड़ तक इसमें निवेश आप कर सकते हैं, तो इससे हम क्या है लघु उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो वृहद उद्योग होता है, तो यानी कि जिन उद्योगों में जो निवेश 10 करोड़ से अधिक होता है, यानी 10 करोड़ से जो अधिक होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें वृहद उद्योग भी उसे कहते हैं। तो इसको भी आप देखेंगे। और फिर जब आगे देखते हैं कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग का जो प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कि स्वामित्व का मतलब होता है कि प्यारे बच्चों मालिकाना हक, यानी कि जैसे कोई फैक्ट्री है तो उसका मालिक कोई एक व्यक्ति हो सकता है, कोई फैक्ट्री है इसका मालिक कई व्यक्ति हो सकते हैं, तो इसे हम सार्वजनिक कह सकते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर जब देखा जाए तो इसके जो कितने प्रकार हैं, पहला प्रकार है कि सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र है। दूसरा क्या है, निजी उद्योग यानी कि निजी क्षेत्र है। तो स्वामित्व के आधार पर जो पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि वे सारे उद्योग होते हैं कि
इन उद्योगों को क्या करते हैं कि सरकारी एजेंसियों द्वारा क्या प्रतिबंधित या संचालित किया जाता है। यानी कि ऐसे उद्योग जिनका क्या है सरकारी एजेंसियों द्वारा क्या प्रतिबंधित यानी प्रबंधित या संचालित किया जाता है। यानी कि ऐसे उद्योग जिनका संचालन क्या है सरकार के द्वारा किया जाता है, और इनमें जो पैसा जो लगाती है कौन लगाती है, सरकार लगाती है, और सरकार भी क्या करती है इस पे नियंत्रण रखती है। तो ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे उद्योगों के नाम दिए गए हैं जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ये क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। अब ठीक इसी प्रकार से निजी क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं, यानी कि जिन उद्योगों का स्वामित्व यानी मालिकाना या संचालन किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं कि निजी उद्योग कहते हैं। जिसमें जैसे आपको टिस्को आ जाएगा, अब बजाज ऑटो लिमिटेड आ जाएगा। यानी कि किसी अगर मान लीजिए कि फैक्ट्री का जो कोई मालिक है यानी उसका संचालन कोई एक व्यक्ति कर रहा है तो उसे हम क्या निजी उद्योग कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट उद्योग कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, किसी फैक्ट्री का जो संचालन सरकार कर रही है उसकी देखरेख कर रही है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग आ जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से अब क्या एक संयुक्त उद्योग होता है। अब इसे क्या कहते हैं देखते हैं कि ऐसे जो उद्योग होते हैं यानी ऐसे उद्योग को सरकार सरकार मतलब कि राज्य से सरकार से मतलब होता है कि यानी ऐसे उद्योग जो सरकार और निजी कंपनी के संयुक्त प्रयास द्वारा लगाया या चलाया जाता है। यानी कि ऐसे उद्योग जो सरकार और जो निजी जो कंपनियां हैं दोनों मिलकर लगाती है या चलाती है तो इसे हम संयुक्त उद्योग कहते हैं। इसमें जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड आ जाएगा। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी उद्योग हैं सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग क्या होता है, यानी कि जिन उद्योगों का स्वामित्व यानी कि मालिकाना जो हक होता है ये कच्चे माल की जो आपूर्ति करने वाले लोग होते हैं जैसे उत्पादकों अथवा श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। यानी कि जिन उद्योगों का स्वामित्व जो होता है कच्चे माल की आपूर्ति करने वाले उत्पादकों अथवा श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है उन्हें हम क्या सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग ले लिए या केरल के नारियल आधारित उद्योग को ले लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक एक करके हम सबको देखने वाले हैं कि सूती वस्त्र के उद्योग क्या है, इनकी समस्याएं क्या है। ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि जो सूती वस्त्र उद्योग है ये आरंभिक वर्षों में क्या है कि सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन तक ही सीमित है। यानी कि शुरू शुरू में बहुत पहले क्या था, यह उद्योग केवल महाराष्ट्र या गुजरात तक ही सीमित था क्योंकि वहाँ पर क्या है कपास के उत्पादन थे वहाँ पर। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ कपास की उपलब्धता थी, बाजार था, परिवहन था, या पत्तन की समीपता यानी कि वहाँ पर पानी की जहाज यानी कि समुद्री पत्तन थे वहाँ पर। श्रम भी मिल जाता था, नमी युक्त जलवायु भी यहाँ पर थी। ठीक है। ये सब आदि कारकों ने क्या किया इससे के स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया था। सभी कारणों से क्या था यहाँ पर क्या है सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए थे। और साथ ही साथ आपको एक पॉइंट नोट करना है यहाँ पर कि जो पहला जो सूती वस्त्र उद्योग था यह 1854 में लगाया गया था। कहाँ पर, मुंबई में लगाया गया था। और भारत आज क्या है कि आज के समय में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर के साथ साथ क्या अफ्रीका को भी क्या है सूती वस्त्र का निर्यात करता है। ठीक है। तो अब आगे क्या है यहाँ पर देख रहे हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के सामने कुछ समस्याएं यानी कि जो सूती वस्त्र उद्योग है कुछ इसके समझ बहुत सारी समस्याएं भी हैं। क्या समस्या है, यानी कि इन जो उद्योगों में जो लगी हुई मशीनें या काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। ठीक है। और यहाँ पर अधिकतर भी अगर देखा जाता है कि श्रमिकों की समस्या बनी रहती है यानी कि कमी रहती है। और बहुत सारी जो कठिन प्रतिस्पर्धा होती है इसमें, और बिजली की आपूर्ति ना होना यानी कि बहुत जगह ऐसे होता है कि वहाँ पर बिजली की समस्या होती है यानी कि आए दिन बिजली की कटौती होती रहती है जिससे क्या है सही प्रकार से उत्पादन ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि पटसन उद्योग यानी कि पटसन जिसको हम जूट कह सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि पटसन होता क्या, जूट के जैसे कभी कभी आपने देखा कि जूट की बोरी देखा होगा तो ये वही पटसन चाहे कर लीजिए चाहे जूट कर लीजिए। ठीक है। अब ये भारत में क्या है पटसन यानी कि पटसन कर लीजिए या पटसन जो निर्मित सामान होता है का सबसे जो बड़ा उत्पादक है। यानी कि जो भारत है यह पटसन या वह और पटसन जो निर्मित सामान है इसका सबसे बड़ा उत्पादक है यानी यहाँ वो उत्पादन होता है। तथा बांग्लादेश के बाद क्या है
दूसरा सबसे बड़ा पटसन निर्यातक देश है। यानी कि सबसे बड़ा निर्यातक देश की बात की जाए तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद जो भारत क्या है दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और भारत में क्या है, ज़्यादातर अगर पटसन देखा जाए ये उद्योग कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल यानी कि हुगली नदी के पास, ठीक है। क्योंकि वहाँ क्या है कि पटसन का उत्पादन बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, क्योंकि भारत में क्या पटसन उद्योग अधिकांशतः क्या हुगली नदी के तट पर स्थापित होता है। तो यहाँ पर स्थापित होने के क्या कारण है कि भाई जो यह उद्योग हुगली नदी के ही तट पर स्थापित होता है। तो पहले इसमें पॉइंट देख सकते हैं कि भाई पटसन जो उत्पादक होता है, यानी यहाँ पर पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या सस्ता जो जल परिवहन भी उपलब्ध हो जाता है। तीसरे नंबर क्या सस्ते से श्रमिक भी यहाँ पर उपलब्ध होता है। और निर्यात के लिए पत्तन भी उपलब्ध है, यानी अगर यहाँ से हमें कोई भी सामान दूसरे देशों को भेजना है तो यहाँ पर पत्तन की भी सुविधा होती है, यानी बंदरगाह की। फिर क्या है, कच्चे पटसन को क्या है संसाधित करने के लिए जल की क्या यहाँ पर प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है। तो आगे फिर देखते हैं हम। फिर यहाँ पर चीनी उद्योग देखना है। हाँ भाई, चीनी का उद्योग तो भारत क्या है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन कितने ना दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और लेकिन गुड़ खांडसारी के उत्पादन में भारत क्या है प्रथम स्थान इसका है। और इस उद्योग में क्या होता है कि प्रयुक्त कच्चा माल क्या है भारी होता है, तथा ढुलाई के दौरान क्या है इसमें जो मौजूद सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। आप सभी जानते हैं कि जो गन्ना बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, जब ढुलाई का समय होता है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सुक्रोज की मात्रा घट जाती है, ठीक है। आगे क्या है कि उद्योग मौसमी होते हैं, इसलिए यह सरकारी क्षेत्र के लिए अधिक क्या उपयुक्त माना जाता है। क्योंकि ये जो चीनी जो उद्योग होता है ये क्या मौसमी उद्योग है, क्योंकि इस चीनी जो गन्ना होता है ये हर मौसम में उगाया नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या लोग मानते हैं कि भाई ये सरकारी क्षेत्र के अधिक ही ये उपयुक्त माना जाएगा कि सरकार के अधिकार में रहे। फिर इसी प्रकार से जो चीनी मिल है ये उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में भी क्या ये फैला हुआ है। आगे देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब देखा जाता है कि भाई कुछ विगत कुछ वर्षों से अगर देखा जाए तो चीनी जो मिलों की जो संख्या है ये कहाँ पर लगती जा रही है भाई, दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। यानी कि कुछ समय वर्षों में अगर देखा जाए जो चीनी चीनी मिल जो है ये क्या महाराष्ट्र में इसकी संख्या बढ़ी है। क्या कारण है, यानी कि इन राज्यों में जो गन्ने में सुक्रोज की जो मात्रा है यह अधिक होना है। और यहाँ की जो जलवायु की है अनुकूल, अनुकूल का मतलब कैसी ठंडी जलवायु है। आगे फिर क्या है भाई, इन राज्यों में क्या करती है सहकारी समितियों का अधिक सफल होना है। अब चीनी उद्योग की जो चुनौतियां हैं या समस्याएं, यानी कि जो चीनी उद्योग हैं इनकी क्या क्या समस्या है और क्या क्या इसकी चुनौतियां हैं इसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या समस्या है चीनी उद्योगों की। तो यहाँ पर जो पहली समस्या निकल कर आती है कि भाई चीनी उद्योग जो है इनका क्या है अल्पकालिक होना है। और दूसरा क्या है पुरानी व असक्षम तकनीकी का इस्तेमाल। तीसरे नंबर पर क्या है कि भाई परिवहन की समस्या की वजह से क्या होता है कि जब गन्ने को क्या है समय पर उद्योगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो वहाँ पर चीनी नहीं बन पाएगी। और ये उद्योग क्या है मौसमी होता है। तो सबसे बड़ी समस्या इसकी ये है। और खनिज आधारित उद्योग जो है चलिए इसको देखते हैं। अब खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं, यानी कि वे उद्योग जो खनिज तथा धातुओं को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या खनिज आधारित उद्योग कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जो उद्योग क्या करते हैं कि खनिज तथा धातुओं को क्या करते हैं कि कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, लोहा इस्पात उद्योग। तो लोहा तथा इस्पात जो उद्योग को आधारभूत उद्योग भी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जो अन्य सारे जो भारी उद्योग होते हैं यानी अन्य सभी जो उद्योग होते हैं चाहे हल्के हो जाएं यानी भारी हल्के या मध्यम जो उद्योग होते हैं ये इनसे बनी मशीनों पर ही निर्भर होते हैं। कौन से, लौह और इस्पात के द्वारा जो बनी होती है मशीनें, बाकी सारे उद्योग इस पर ही निर्भर होते हैं। क्योंकि सारी जो मशीनें होती हैं या तो लोहा की बनी होंगी या तो इस्पात की बनी होंगी, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं कि आधारभूत उद्योग माना जाता है। जैसे विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान हो गया या निर्माण सामग्री हो गया या रक्षा के लिए या चिकित्सा के लिए या टेलीफोन वैज्ञानिक उपकरण के लिए। तो इस प्रकार से क्या विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए भी क्या है इस्पात की आवश्यकता होती है। तो इस्पात इस्पात आप समझते हैं बच्चों क्या होता है,
स्टील। फिर क्या है, यानी कि जो लौह इस्पात है इसका निर्माण के लिए क्या किया जाता है, जो अयस्क होता है, कोकिंग कोल होता है तथा चूना पत्थर का जो प्रयोग होता है, ये किस अनुपात में होता है कि 4:2:1 अनुपात में ये किया जाता है। फिर इस्पात को कठोर बनाने के लिए क्या है, इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा भी मिलाई जाती है। ठीक है, और इसको इस्पात को तो उद्योगों की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, ये भी आप जानेंगे। तो अब ये पूछा जाता है कि भाई भारत में ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो भारत की जो छोटा नागपुर का पठारी जो क्षेत्र है, अधिकांशतः क्या लोहा तथा इस्पात यहाँ पर उद्योग संकेंद्रित है। यानी कि इसके क्या कारण है, यानी कि तो कारण पहला आपका है कि लौह अयस्क की कम लागत, यानी कि लौह अयस्क की यहाँ पर लागत कम है और उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता है और यहाँ पर सस्ते श्रमिक भी उपलब्ध हैं और बाजार भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो इन सब सारे कारण से क्या है। फिर एल्यूमिनियम प्रगलन जो है आपका उद्योग है, तो भारत का जो दूसरा सर्वाधिक जो महत्व होता है ये धातु शोधन उद्योग यानी कि एल्यूमिनियम प्रगलन है। बॉक्साइट को क्या है, कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयोग कर एल्यूमिनियम बनाने की प्रक्रिया, यानी कि जो बॉक्साइट होता है ये कच्चा पदार्थ होता है और इससे क्या होता है कि एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो एल्यूमिनियम होता क्या कि बहुत ही हल्का होता है और एल्यूमिनियम का होता है कि जंग अवरोधी, यानी कि इसमें जंग नहीं लगते हैं और ये ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि इससे क्या बिजली पास होती है। और इसका जो प्रयोग आपने देखा हो कि बहुत बड़े बड़े हवाई जहाज़ बनाने में, बर्तन बनाने में या तारा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, एल्यूमिनियम का। और ये कहाँ पर है भाई, भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में क्या है ये। आगे देखते हैं रसायन उद्योग, यानी रसायन उद्योग कौन कौन से हैं, यानी कि यह उद्योग जो होता है दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कार्बनिक रसायन में क्या होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल तथा कास्टिक सोडा आदि सम्मिलित होते हैं, जिनका प्रयोग लोग उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, गोंद, रंग रोगन आदि बनाने में किया जाता है। अब बाकी जो कार्बनिक रसायन है इसमें क्या है, पेट्रो रसायन शामिल है और जिनका प्रयोग है या उपयोग वस्त्र, रबड़, प्लास्टिक, दवाइयाँ इत्यादि बनाने में किया जाता है। और बाकी अगर देखा जाए फिर इसके बाद जो अगला उद्योग आपका सीमेंट उद्योग है, तो इन उद्योगों में चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिनियम और जिप्सम जैसे पदार्थों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और सीमेंट का जो प्रयोग होता है निर्माण कार्य में होता है, जैसे घर हो गया, कारखाना, पुल, सड़क, हवाई अड्डा तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण हेतु किया जाता है। आप सभी जानते हैं सीमेंट उद्योग यानी कि सीमेंट का जो यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो कभी घर बनता है, कारखाना बनता है, पुल बनता है, सड़क, आजकल आप देख रहे हैं कि मेट्रो बना रहा है तो उसका पिलर के लिए भी क्या सीमेंट का यूज होता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि भारत का जो पहला सीमेंट उद्योग था ये 1904 में स्थापित किया गया था। तो इसको भी आप जरूर जानना कि 1904 में कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो चेन्नई में। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मेन पॉइंट है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है कि यह उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई, यानी अब इसको क्या है गुजरात में भी लगाया गया है, क्योंकि यहाँ से क्या इसे खाड़ी के जो देश हैं यहाँ वहाँ पर क्या आसानी से इसको क्या है यहाँ से निर्यात किया जा सकता है, यानी कि जहाँ पर जिसकी मांग होगी। फिर आगे क्या है, अब आगे देखिए कि मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग का अब जैसे ही नाम आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि अब गाड़ियों की सप्लाई करनी है। ठीक है, यानी कि मोटर गाड़ी उद्योग में क्या होता है कि बहुत सारी गाड़ियों को बनाया जाता है, जैसे कार हो गया, बस हो गया, मोटरसाइकिल इत्यादि। तो ये एक नीति कैसे उदारीकरण के लिए होता है, क्योंकि जब यानी उदारीकरण के कारण क्या है बहुत सारे जो व्यापार प्रतिबंध होता है उसको हटा लिया जाता है। तो व्यापारी यानी कि उदारीकरण के जो पश्चात क्या है नए और आधुनिक मॉडल के जो वाहनों का जो एक बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, क्योंकि फिर क्या है यह उद्योग क्या है दिल्ली में गुड़गांव यानी कि जो उसका नाम है गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई आदि शहरों के आसपास स्थापित है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा इसको आप जल्दी फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा उतना है नहीं कि हम ज़्यादा समय दें यहाँ पर। अगला क्या है कि सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, यानी इसको जानेंगे आप। अब ये क्या है कि बहुत भारत के बहुत सारे लोग क्या है आज जैसे आप देखते हैं कि लोग टीवी का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप का भी यूज करते हैं, यानी इसके तरफ लोग बहुत तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ इनका जो प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि भारत में जितने ज़्यादा लोग मोबाइल का या इंटरनेट का या यूट्यूब का यूज करते हैं बाकी देशों में
नहीं करते हैं। तो इन उद्योगों में क्या है, अधिक रोजगार भी सृजन है, क्योंकि जब जिस क्षेत्र में लोग ज़्यादा यूज करेंगे उसमें लगे रहेंगे तो उसमें उद्योग के भी क्या है ज़्यादा मौका रहता है। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि भाई बेंगलुरु जो को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना कि भाई उद्योग क्या करते हैं, भाई प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये उद्योग के प्रदूषण के द्वारा क्या होता है कि भाई पर्यावरण में इसकी गुणवत्ता का ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है। तो किस कारण से होता है, तो उद्योग अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के क्या प्रदूषण के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी होते हैं। तो कौन कौन से हैं, तो पहला इसमें क्या वायु प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण क्यों होता है, कैसे, जब आपने देखा कि बड़े बड़े उद्योगों से जब जहरीली गैस बाहर निकलती है तो वायु को क्या है बड़ी मात्रा में क्या है प्रदूषित करते हैं, जिसके कारण क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है बहुत ही जहरीली गैस होती है। यानी कि जब उद्योगों से जहरीली जो गैस निकलती है तो इससे होता है कि वायु की जो गुणवत्ता में ह्रास होता है, कमी होती है, जिसके कारण क्या है कि प्रदूषण वायु प्रदूषण होता है। तो इसमें क्या है, दो गैसें ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अब जल प्रदूषण भी होता है। जल प्रदूषण क्यों होता है, जैसे आपने देखा कि जब उद्योगों से बड़ी मात्रा में जो अवशिष्ट पदार्थ यानी कूड़ा कचरा जो भी होता है, वेस्ट मटेरियल, इसको लोग क्या करते हैं कि रसायनों को फिर सीधा जल में क्या है बहा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जल प्रदूषित होता है, और जिसकी वजह से क्या जो जलीय जीव होते हैं इनको काफ़ी नुकसान होता है। अब क्या है ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, आप देखते हैं कि जब कारखाना कहीं पर लगा रहता है तो उसमें बहुत सारी आवाज़ें शोर होती हैं। तो कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें भी होती हैं और जनरेटर का भी यूज किया जाता है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में शोर होता है, जिससे क्या है कि ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या हो सकता है, भाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है। ठीक है। तो आपने देखा कि जहाँ पर ज़्यादा शोर होता है तो लोग वहाँ पर क्या है ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है। तो एक प्रदूषण और है तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण क्या होता है कि जब कारखानों और ताप घरों से जो गर्म जल होता है उसको बिना ठंडा किए ही नदियों और तालाबों में जब छोड़ दिया जाता है या प्रवाहित कर दिया जाता है तो जल में तो तापीय प्रदूषण होता है, जिससे क्या होता है जलीय जीव भी प्रभावित होते हैं। तो ये आपके प्रदूषण थे। तो अब क्या है कि भाई पर्यावरण जो निम्नीकरण है इसके उपाय यानी रोकथाम, यानी कि क्या किया जाए कि भाई पर्यावरण को नुकसान न होने पाए या उसकी रोकथाम हो जाए। तो आपको करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाना है। ठीक है। पेड़ लगाएंगे तो स्वच्छ आपको क्या है वायु हवा मिलेगी। और साथ ही साथ क्या अवशिष्ट जो पदार्थों को क्या है जल में ना बहाए, यानी कि जो कूड़ा कचरा है वेस्ट मटेरियल है उसको आप सीधे जल में नहीं बहाना है। आप पेड़ों को आपको काटना भी नहीं है। ठीक है। और अत्यधिक जो ध्वनि वाले जो कारखाने होते हैं, यानी कि जिन कारखानों में ज़्यादा मात्रा में आवाज़ होती है उनको क्या है शहर से दूर यानी एकांत जगह में स्थापित करना चाहिए। और साथ ही साथ नदियों एवं तालाबों में जो गर्म जल को बहाया जाता है या अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करते हैं, इनको क्या पहले उनको क्या शोधन किया जाए, यानी उनको शुद्ध किया जाए तब उसको क्या प्रवाहित किया जाए। और साथ ही साथ क्या वर्षा के जल को भी आपको संग्रहण करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अब बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपके एग्जाम से संबंधित, क्वेश्चन आंसर से संबंधित, तो आपको आसानी से मिल सके। तो ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, यानी कि आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पर उसका लिंक दिया गया है। ठीक है। या बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा नाम सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करेंगे बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा से। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।